हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीकली करंट अफेयर में। हमारी हर हफ्ते करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है। तो आज का जो करंट अफेयर है उसकी डेट अगर देखें तो हम 1 जून से लेकर 8 जून तक का हम उसमें कवर करेंगे। थोड़ा सा डिले चलता है क्योंकि एक्चुअल कंटेंट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि सरकार बदली है, ठीक है। केंद्र में दोबारा से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। सेंसेक्स ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। उसी को देखते हुए हमारे रिजर्व बैंक ने अभी एक फैसला लिया है। आरबीआई ने बोला है कि जो हमारी रेपो रेट होगी, रेपो रेट समझते हो क्या होती है? क्या होती है रेपो रेट? रेपो रेट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। हाँ बिल्कुल सही। रेपो रेट क्या होती है? जिस रेट पर आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है ना। बैंक्स को क्या देता है? लोन देता है। उस रेट को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अब ये रेपो रेट वर्तमान में कितनी है? तो ये रेपो रेट 6.50% रखी गई है। क्लियर? अगर किसी बैंक को आवश्यकता होती है, वो आरबीआई से लोन लेता है, तो वो किस रेट पर लेगा? अभी 6.50% पर जो है वो आरबीआई उनको लोन देने वाला है, ठीक है। उसके बाद 10% 11% पे बैंक जो है आम जनता को लोन देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। क्लियर है? ये लगभग 6ठी 7वीं बार ऐसा हुआ है कि रेपो रेट में परिवर्तन करना था, लेकिन उसको चेंजेस नहीं किया गया है। अच्छा, रेपो रेट से आपकी मॉनिटरिंग पॉलिसी पर भी, मौद्रिक नीति जो होती है ना, उस पर भी फर्क पड़ता है। आप लोगों को पता है कि जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो मॉनिटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है? मॉनिटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति को आरबीआई रेगुलेट करता है। मौद्रिक नीति होता क्या है? फ्लो ऑफ लिक्विडिटी। जब मार्केट में क्या हो, पैसे का फ्लो ज्यादा करना हो या पैसे का फ्लो कम करना हो, उसको जो मैनेज करना होता है उसको बोलते हैं हम क्या? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब मान लो कि कभी मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है उससे? अगर पैसे का फ्लो ज्यादा हो गया तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई बढ़ जाती है ना। जैसे मान लो एक पेन है, ये पेन आपको खरीदना है और पेन एक ही है, खरीदने वाले इतने सारे लोग हैं और सभी के पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है ना। 1-1 2-2 करोड़ सबके पास पड़े हुए हैं, तो इस पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, जितना जो कोई ज्यादा में खरीद सकता है, क्योंकि चीज कम है और पैसा मार्केट में सब लोगों के पास ज्यादा है। तो फ्लो ऑफ लिक्विडिटी क्या हो गई? बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ जाता है। डिफ्लेशन। फिर आरबीआई क्या करेगा? अब उस पैसे को क्या करेगा? लोगों के पास से अपने पास बुला लेगा। कैसे बुला लेगा? वो क्या करेगा? रेपो रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अब रेपो रेट को मान लो उसने 7% कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी प्रेजेंट में रेपो रेट यही रहेगी, ठीक है। उसको क्या कर दिया? 7% कर दिया। और अगर 7% कर दिया तो बैंक अभी जो 10% पे लोन दे रहा है वो कितने पे देगा? 11% 12%, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि लोग या तो लोन कम लेंगे महंगाई की वजह से, ठीक है, या लोन लेंगे तो पैसा ज्यादा ब्याज के रूप में देंगे। तो पैसा किसके पास आएगा? बैंकों के पास। और फाइनली किसके पास आ रहा है? आरबीआई के पास, क्योंकि रेट बढ़ गया। तो इससे क्या होता है, अब जब कम इंटरेस्ट पे लोन लेता है ना, तो हर व्यक्ति लोन ले लेता है ना, तो उससे कंट्रोल होती है चीजें। तो फ्लो ऑफ लिक्विडिटी को कम करने के लिए रेपो रेट जो होता है वो कम और ज्यादा किया जाता है, मतलब रेपो रेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो अभी रेपो रेट हमारी क्या हुई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अभी हमारी जो रेपो रेट है वो 6.5% है। क्लियर? इसी के विपरीत होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कई बार क्या होता है कि कुछ बैंक क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं ज्यादा, आरबीआई से लोन ले लिया, उनके पास पैसा आ गया ज्यादा, तो अब वो आरबीआई से जो लोन लिया होता है ना, उसको बोलते हैं कि भैया अब इसको आप वापस ले लो, ठीक है। इसको वापस क्यों ले लो? क्योंकि वो उतना लोन जनता को नहीं बांट पाए, और जनता को नहीं बांट पाए तो जो पैसा उनका रखा है उस पर कितना परसेंट लग रहा है? 6.5% लग रहा है, ठीक है। तो आरबीआई इतना लग रहा है तो वो रिवर्स, मतलब आरबीआई को दोबारा से वो पैसा वापस कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। लेकिन आरबीआई ये बोलता है कि आपने मुझसे कितने पे लिया था? 6.5%, मैं 1% कम पे लूंगा, तो मैं 5.5% पे लूंगा।
क्लियर? इससे क्या होता है कि 1% का एटलीस्ट फायदा आरबीआई को हो। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से क्या होती है, कम होती है। ये भी एक क्वेश्चन है आप लोगों का आता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट? अब आगे देखते हैं। और लिखा है उसमें कि जो हमारा वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, इसमें क्या है, जो सकल घरेलू उत्पाद रहेगा वो हमारा 7.2% तक बढ़ सकता है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब जीडीपी क्या होता है, जो हमारा गुड्स एंड सर्विस का कलेक्शन होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल तो ये जीडीपी जो है वो हमारा अभी हमारा अनुमानित था 7% तक, लेकिन बोला है कि 2025 में ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 7.2% तक हो जाएगा। मतलब हमारा जीडीपी क्या होना है, ग्रोथ होना है, ये अनुमानित है। तो ये भी आरबीआई जो है रेगुलेट करता है। तो जो करंट के जो बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते पे वो होते हैं, इनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चूंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ रहा है धीरे धीरे अब, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको याद रखना है। और कुछ हम आरबीआई के बारे में देख लेते हैं फैक्ट। आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और वर्तमान में आरबी चीफ कौन है, शशिकांत दास। इनका नाम आप याद रखना, ठीक है, शशिकांत दास जो हैं आरबीआई के गवर्नर हैं। प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है हमारे, शशिकांत दास। क्लियर है? तो इतना समझ में आया क्या रेपो रेट होती है, ठीक है। और अभी आप लोगों को लिखना है कि रेपो रेट जो है वो नो चेंज रहेगी हमारी, कोई चेंज नहीं होगा। और हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ बताई गई है। क्लियर है? चल इसको लिख लो। क्वेश्चन है 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान नीति रेपो दर लगातार 8वीं बार 6.5% रखी गई है, जो कि अनचेंज है। ठीक है, अपरिवर्तित क्या है, तो रेपो रेट है कितना है, 6.5%। रविवार को तीसरी बार अपने कार्यकाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या ली है, पद की शपथ ली है। ठीक है, कितनी बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी कौन से व्यक्ति हैं, दूसरे, है ना, सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं जो 3 बार क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, पीएम बने हैं। कौन है वो, नरेंद्र मोदी, मोदी जी लिख देते हैं इन शॉर्ट। क्लियर? पहले कौन थे, फर्स्ट पीएम थे जो हमारे नेहरू जी। ठीक है, तो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ऐसे कितने प्रधानमंत्री रहे जिनका कार्यकाल का टाइम जो था वो 3 टर्म था। क्लियर? अब इसके बाद और क्या जानने वाली बात है, तो देखिए ये जो गवर्नमेंट बनी है ये बीजेपी की नहीं बनी है, ये बनी है किसकी, एनडीए गवर्नमेंट बनी है। ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट बनी है। एनडीए क्या है, जो ग्रुप है जिसमें जो बीजेपी के साथ जो ग्रुप है, अलायंस है, उसको एनडीए बोला जाता है। और इसमें कौन कौन है, तो देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है टीडीपी के, ठीक है, इन्होंने इनका सपोर्ट किया है। दूसरा जेडीयू के हैं हमारे कौन, नीतीश कुमार, इन्होंने अपना जो है सहमति दी है। इसके अलावा और भी कई सारे दल हैं, उनको अभी हम देखेंगे। तो मेनली तो जो डिपेंडेंट थी वो इन लोगों पे ही थी, क्योंकि 8-8, 10-10 सीटें हैं। ठीक है, और बीजेपी ने अगर ओवरऑल देखा जाए तो 240 सीट जीती हैं बीजेपी की। कितनी है? अब इसके बाद उनको जरूरत थी कितनी, 272 का, मतलब 32 पोस्ट उनको और चाहिए थे, मतलब एमपीज और चाहिए थे। ठीक है, तो 32 एमपीज जो हैं वो एनडीए के हैं ओवरऑल और सभी ग्रुप्स के हैं। और अभी प्रेजेंट में एनडीए के अगर टोटल मेंबर देखा जाए तो 293 हो रहे हैं एमपी ऑफ एनडीए। ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 272। बीजेपी के कितने आए थे, 240। क्लियर है? तो इतना सपोर्ट जो है वो बीजेपी को मिला है। क्लियर है? अब तीसरी बार शपथ ले रहे हैं तो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया, एक लेटर सौंपा गया, हाँ हमारा जो है फेवर किसके लिए है, मोदी जी के लिए है। ठीक है,
उन्होंने अपना वोट किसको दे दिया, अपने एमपीज किसको दे दिए, मोदी जी को या एनडीए गवर्नमेंट को दे दिए। अच्छी बात है। अब इसमें क्या है, जब शपथ ली तो कुछ लोगों को इनवाइट किया गया, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, आपको याद करना है, एटलीस्ट आपके आसपास के तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बांग्लादेश की कौन है, शेख हसीना, बहुत टाइम से बनती चली आ रही है। श्रीलंका के आपको रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, ये भी बहुत पुराने हैं, ठीक है। आपके नेपाल के हैं पुष्प कमल दहल, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं महमूद माइजू, ठीक है। ये जो है हमारे इनविटेशन पर आने के लिए तैयार है कि भाई जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो हम आपके यहाँ आएंगे। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। श्रीलंका के कौन है, हाँ, रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, इनको याद रखना आप। शेख हसीना बांग्लादेश की हैं और पुष्प कमल दहल जो हैं वो नेपाल के हैं। क्लियर, तो इनको याद रखना। आसपास के जो हैं हमारे, जो हमारा हम बोलते हैं ना भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, जिसमें ये कंट्री शामिल है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सब ग्रुप शामिल होता है, वो लोग सब आने वाले हमारे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? नहीं। कुछ और दल हैं बीजेपी के, मतलब एनडीए के। नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई मोदी जी के घर पर, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं वो शामिल हुए। तो इसमें किस किस ने अपना समर्थन दिया, देखो चंद्रबाबू नायडू, अभी हमने नाम देखा था, तेलुगु देशम, ठीक है, टीडीपी है ना, सॉरी टीडीपी है ना, तेलुगु देशम पार्टी जो है वो उनकी है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड है ना, जो कि प्रेजेंट में बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। इसके बाद आपके एकनाथ शिंदे, इन्होंने शिवसेना पे जिस पे कब्जा किया है आधा, ठीक है, तो जो सिंधी समूह है उसका, और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, ठीक है। अनुप्रिया पटेल अपना दल है इनका। जयंत चौधरी आरएलडी है इनकी, और एचडी कुमार स्वामी जद है ना, और जीनत राम मांझी, ठीक है, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, ठीक है ना। पवन कल्याण जो कि अभी हमारे तेलंगाना के कौन बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंटली। चंद्रबाबू नायडू जो थे वो मुख्यमंत्री हैं तेलुगु, है ना, और पवन कल्याण कौन है, डिप्टी सीएम हैं। और ये इनसे मेनली जो ग्रुप हैं, इसके अलावा कुछ एक छोटे मोटे ग्रुप और हैं जिनकी सीटें नहीं आई हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप हैं जो बीजेपी का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्लियर है, तो ये ग्रुपों के नाम आप लिख सकते हो। क्वेश्चन देख लेते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों में से किसे नेता चुनने की उम्मीद है? क्या आंसर होगा इसका? हाँ, बस चलो। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। चलो, वेरी गुड। अगला फैक्ट है आपका, सुनील छेत्री, आप इनको जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं सुनील छेत्री, और इनने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। और कुवैत के खिलाफ एक मैच हुआ था जिसमें ना तो कुवैत ने ना इंडिया ने कोई गोल नहीं कर पाया, और ड्रॉ पर ये मैच क्या हुआ, फिनिश हुआ, ठीक है। तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्या बेटा? हाँ हाँ, अभी रिसेंटली। इसके बाद 151 मैच में इन्होंने कितने गोल मारे हैं? 94 गोल मारे हैं, और ये विश्व के थर्ड सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पर्सन हैं। कौन? हमारे सुनील छेत्री। देखो, जिस देश में फुटबॉल का इतना क्रेज़ नहीं है, उसके बाद भी हमारा एक व्यक्ति जो विश्व में तीसरे नंबर पर गोल करने वाला व्यक्ति है, हमारे लिए कितनी बड़ी उपाधि है। इन्होंने हाल ही में क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया, ठीक है। तो पहले सबसे ज़्यादा गोल करने वाले कौन है? रोनाल्डो, फिर मेसी, और फिर हमारे छेत्री, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, सुनील छेत्री कौन है? एक भारतीय क्रिकेटर, एक बॉलीवुड अभिनेता, एक भारतीय फुटबॉलर और एक प्रसिद्ध शेफ। हाँ, भारतीय फुटबॉलर। चलिए, अगला है हमारा फैक्ट,
कि हमारी भारतीय मूल की एक नासा अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, ऐसी महिला हैं जो तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं, 3 बार जा चुकी हैं। और ये किसी भी दल का नेतृत्व करने वाली भारतीय मूल की कौन सी हैं? पहली महिला हैं। ये स्टार लाइनर जो एक विमान है, इसके माध्यम से इन्होंने उड़ान करी है अंतरिक्ष में, ठीक है। इनके साथ एक और इनके टीम मेंबर थे जिनका नाम था बुच बिलमोर, ठीक है। बुच बिलमोर जो थे एक व्यक्ति थे जिन्होंने सुनीता विलियम्स के साथ में क्या किया था, इनका साथ दिया था, मतलब उड़ाने में, उस यान को चलाने में इनका भी हाथ था। क्लियर? देख लो इसको। क्वेश्चन है, जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहले व्यक्ति कौन बने? कौन बने? सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा डी। चलो अगला देख लेते हैं। हाल ही में आप लोगों को पता है कि 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अब ये विश्व का है तो आप ये मान के चलो इसको बनाने वाला कौन है? यूनाइटेड नेशन। क्लियर? यूनाइटेड नेशन जो है, मैंने पिछली बार भी एक क्वेश्चन किया था कि यूनाइटेड नेशन की जो है 5 परमानेंट कंट्रीज के नाम कौन बता सकता है? हाँ बताओ क्या क्या है? यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है ना। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं जो चेंज नहीं होते। और इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर कोई प्रपोजल आता है और इस प्रपोजल में से एक भी व्यक्ति बायकॉट कर देता है तो वो प्रपोजल क्या होगा? पास नहीं होगा, है ना। मतलब इसमें कोई भी विश्व में कोई भी काम करना है तो इन 5 कंट्रियों की सहमति जो है वो जरूरी है। अच्छा, इसके बाद इसके 15 जो होते हैं टेम्पररी मेंबर होते हैं, ठीक है। 15 किसके अस्थायी सदस्य होते हैं? 15, जिसमें भारत भी कई बार इसका 2-2 साल के लिए बनता है, जो कि है ना, जो भारत क्या है कभी इसका मेंबर बना है। इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। और उसने इस बार जो है एनवायरनमेंट डे बनाया है, तो एनवायरनमेंट डे की थीम रखी है, क्या रखी है? लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। मतलब क्या है इसका? लैंड रेस्टोरिफिकेशन मतलब होता है भूमि बहालीकरण, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? भूमि बहालीकरण। डेजर्टिफिकेशन मतलब होता है मरुस्थलीकरण, ठीक है, बोलते हैं। अगर इसका हिंदी देखोगे तो सूखा लचीलापन, ये थीम है, ठीक है। इस बार एनवायरनमेंट डे की जो थीम रखी गई है वो ये थीम है भूमि बहालीकरण, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। अब इसका मतलब ये है कि जो भूमि है उसमें सुधार किए जाएं, उसको पानी को बचाया जाए, है ना, जल स्रोत बनाए जाएं, बारिश का पानी उसको स्टोर किया जाए और भूमि को क्या किया जाए? हरा किया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं एनवायरनमेंट डे की थीम है कि पृथ्वी को कैसे हरा भरा बनाया जाए, कैसे टेम्परेचर को कम किया जाए, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ये लिखा है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग फॉरेस्ट, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज को रिविनिंग करना है एंड रिस्टोरेट करना है किसको? सॉइल को, है ना, ठीक है। भूमि को क्या करना है? मिट्टी को क्या करना है? रिस्टोर, उपजाऊ बनाना है, ठीक है। ये तो हो गई। इसके बाद आपको पता है कि एनवायरनमेंट डे पर जो लोगों को प्रमोट किया जाता है, ये आप अपने पर्यावरण की रक्षा करें। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं? और पर्यावरण को सबसे ज़्यादा हार्मफुल किन चीज़ों से होता है? इंसान से। इंसान से नहीं होता, हमारे द्वारा जो यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं उनके द्वारा। जैसे आपको पता है कि जेट विमान से और आपके एसी से, इनसे CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ओजोन को। मीथेन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गैसेज निकालते हैं, इनसे क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो अभी था 15 डिग्री,
अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आंसर क्या होगा? 5 जून को। चलो सी आंसर होगा इसका। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की कमी का प्राथमिक कारण क्या है? क्यों ओजोन की कमी होती है? क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड एक रीजन है, इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या है? CFC। इसके बाद अगला है, ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कौन सी है? सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस के लिए इफेक्टिव होती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस क्या होता है? देखो, ग्रीन हाउस जो होता है, जैसे हम एक ग्रीन हाउस बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? जो ठंडे क्षेत्रों में अगर हमको कोई पेड़ लगाना है तो वहाँ हम एक कांच का, एक ग्लास का एक रूम बना देते हैं, ठीक है, और उसको ऐसा बनाते हैं कि उसमें से सनरेज अंदर तो आती है लेकिन बाहर नहीं जाती, क्योंकि वो कांच उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। कांच ऐसा है कि सनरेज को अंदर तो आने देता है लेकिन अंदर से उसमें एक फ्लेम लगा रहता है जो उसको बाहर नहीं जाने देता। तो वो रूम क्या रहता है? वो गर्म रहता है, और गर्म रहता है तो वहाँ ठंडे प्रदेशों में भी हम पेड़ लगा सकते हैं। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की लेयर बनी हुई है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, हानिकारक जो रेज होती हैं वो धरती पे आ तो रही हैं लेकिन वो उसको हमारे एनवायरनमेंट को ढका हुआ है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ से बाहर जाती है तो बाहर नहीं जा पाती। उसको क्या करती है? CFC जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो हानिकारक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। समझ में आए? तो हमारा एनवायरनमेंट गर्म होता है तो वहाँ पेड़ लगाने के लिए फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है। अगला है क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। एक नया रिकॉर्ड बना है इंदौर में। आपको पता है स्वच्छता में तो इंदौर हर बार नंबर 1 पर रहता है, लेकिन एक नया रिकॉर्ड बनाया है नोटा का। नोटा जो है इलेक्शन में, किसी भी इलेक्शन में भारत में अभी तक सर्वाधिक नोटा का रिकॉर्ड जो है इंदौर शहर ने बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनका नाम क्या था? शंकर लालवानी। शंकर लालवानी जी जो थे वो इंदौर से इलेक्शन लड़े थे। पहले ताई लड़ा करती थी, शंकर लालवानी जी पिछले 2 बार से लड़ रहे हैं। अब शंकर लालवानी जी जो हैं, इनके साथ में एक अक्षय कांति बम नाम के प्रत्याशी जो कि कांग्रेस से थे वो लड़ रहे थे, ठीक है। और इन्होंने लास्ट डे में अपना फॉर्म क्या कर लिया? वापस ले लिया। अपना नॉमिनेशन क्या ले लिया? वापस ले लिया। तो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं बचा यहाँ पे। क्लियर है? तो कांग्रेसियों ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं? नोटा को ही वोट दे देते हैं। क्लियर? और उन्होंने नोटा को वोट दे दिया। लगभग 2,18,674 टोटल नोटा पड़ा। 2,18,674 कुल नोटा के वोट डले और लगभग 10 पॉइंट समथिंग जो है उससे कौन जीते? हमारे शंकर लालवानी जी जीते। मतलब 10 लाख वोटों से हमारे शंकर लालवानी जी जो है वो विजय हुए। हाँ, सब अभी तक का हाईएस्ट है रिकॉर्ड जिससे वो जीता है कोई भी व्यक्ति। तो आपको ये देखना है किस। आगे बढ़ते हैं। दो 2024 के चुनाव में किस लोकसभा सीट ने नोटा पर सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? इंदौर ने। क्लियर है? आपको सबको याद हो जाना चाहिए। अब तो वैसे तो याद होगा सभी बच्चों को। चलिए, अच्छी बात है। अगला है क्लाउडिया शीनवाम। ये मैक्सिको की हैं और मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है। मैक्सिको आप लोगों को पता है कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में साउदर्न वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिको बोलते हैं। ठीक है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है, लिख लो इसको। पहली है इसलिए याद करने वाला है। क्वेश्चन है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो किसको चुना गया है? क्लाउडिया शीनवाम। ठीक है। चलो, अगला है। हाँ, ये तो आप लोगों को पता होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप जो हो रहा है 2024 में, ठीक है, वो वेस्ट इंडीज और USA में कराया जा रहा है। ठीक है। मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो कहां पर हो रहा है?
वेस्ट इंडीज एंड यूएसए दोनों में कॉमनली हो रहा है, मतलब कुछ मैच जो होंगे वो कहाँ होंगे, यूएस में होंगे, और कुछ मैच कहाँ होंगे, वेस्ट इंडीज में होंगे, ठीक है ना। इसको आप याद रखना कहाँ पर हो रहा है, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में। इसमें टोटल 20 टीमें जो हैं इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिसमें कौन है आपको पता है, भारत, पाकिस्तान है, आयरलैंड है, कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया है, स्कॉटलैंड है, ओमान है, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज है, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल, ठीक है ना। तो 20 टीमें हैं, ठीक है। इस बार सबसे ज़्यादा टीमें जो हैं हमारे वर्ल्ड कप में खेल रही हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। और भारत अभी पाकिस्तान और यूएसए और नीदरलैंड को हराया है, 3 मैच उसके हो चुके हैं, ठीक है, मतलब सुपर 8 में भारत लगभग पहुंच गया है, ठीक है। चलो चलिए, क्वेश्चन है, कौन सा देश आईसीसी T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी कर रहा है। हाँ, मेजबानी कर रहा है, उसके साथ में मेजबानी कर रहा है, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज इज द राइट आंसर। चल अगला, बहुत इंपोर्टेंट है, निमास ने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है, ठीक है। निमास क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बेंगलोर में है, ठीक है। इसको हाल ही में ये अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है ये यूएन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। 2010 से इस अवार्ड को शुरुआत किया गया है, 2010 से इस अवार्ड को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। 2010 से इस अवार्ड की क्या की गई है, शुरुआत की गई, ठीक है। क्वेश्चन है, किस संस्था को WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको हुआ है, निमांस, है ना, NIMHANS, ठीक है। आगे बढ़े, याद रखना। और ये कौन देता है, यूनाइटेड नेशन। कब शुरू हुआ, 2010 में। अगला क्वेश्चन है, निशांत देव जो है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। 71 किलोग्राम में, 71 केजी में, ये कितने में खेलते हैं, 71 केजी में जीते। और इसके बाद जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है उसके लिए अभी किसी भारतीय मुक्केबाज ने क्वालिफाई नहीं किया है। अभी तक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल अभी की बात कर रहा हूँ, है ना। मतलब इस बार जो होना है उसमें, नहीं तो पहले तो हमारे कई सारे मुक्केबाज खेले हुए हैं, ठीक है। कांस्य पदक भी जीता हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्या नाम है, निशांत देव इस बार जो है ओलंपिक में 71 किलोग्राम में बॉक्सिंग खेलेंगे, ठीक है। अभी तक कोई दूसरे भारतीय मेल नहीं हुआ है, जबकि महिलाएं हो गई हैं। निखत जरीन जो पिछली बार हमने पढ़ा था 50 किलोग्राम में, प्रीति जो है 54 किलोग्राम में, और लवलीना जो है 75 किलोग्राम में। ये तीनों महिलाओं ने क्वालिफाई किया है, प्लस एक व्यक्ति जो मेल है जो है निशांत देव, इन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि इस बार ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, पेरिस में, ठीक है। पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, जिसमें हमारे मुक्केबाज 71 किलोग्राम के कौन खेलेंगे, निशांत। चल क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है, तो निशांत देव, ठीक है ना। इससे पहले हमारे ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भी, आपको विजेंदर सिंह का नाम सुना होगा आपने, है ना। हमारा जो भारतीय बॉक्सर जो है विजेंदर सिंह, ये तो फ्रीलांसर की तरह खेलते हैं अब, और अच्छे वर्ल्ड रेसलर बॉक्सरों को हरा चुके, ठीक है ना, विजेंदर सिंह। आपने एक और बॉक्सर का नाम सुना होगा, मैरी कॉम। मैरी कॉम भी कौन थी, बॉक्सर थी, इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है मैरी कॉम ने, ठीक है। तो ऐसे बॉक्सरों के भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर क्लास यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक इसी टाइम इसी समय यहीं फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।